नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं पंचायत सहायक पर, जो एक पोस्ट निकली है उत्तर प्रदेश में 58,189 पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिस पद का पूरा नाम है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारे पास प्रश्न आए हैं इससे संबंधित, तो उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। तो जो व्यक्ति प्रश्न किए थे उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो लोग प्रश्न नहीं किए थे वीडियो देख रहे हैं उनका भी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो बारी बारी से हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है कि फार्म कहाँ मिलेगा। देखिए, फार्म कहाँ मिलेगा ये तो आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने प्रधान जी के पास जाइए 2 अगस्त के बाद, यानी कि कल से सीधा वो फार्म दे देंगे आपको। वहाँ नहीं मिलता है तो किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाइए जो कंप्यूटर चलाता हो, जहाँ फ़ोटो स्टेट होता हो, जहाँ ऑनलाइन फार्म लोग भरते हैं, उनसे कहिए वो फार्म निकाल के दे देंगे। या फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फार्म का लिंक है, आप उसको क्लिक करिए, वहाँ से डाउनलोड करके उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा लीजिए। तो फार्म निकालना बहुत सरल है। दूसरा प्रश्न है कि क्या इस पद के लिए कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। हालांकि काम कंप्यूटर पर ही ये व्यक्ति करेगा जो इस पे नियुक्त होगा, लेकिन डिग्री कोई नहीं मांगी गई है नोटिफिकेशन में। इसके लिए प्रशिक्षण होगा। जब आपकी नियुक्ति होगी तो 2 माह का प्रशिक्षण होगा। उस 2 माह के प्रशिक्षण में आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा। अगर नहीं सीखे हैं तो सब कुछ आप 2 महीने में, जो व्यक्ति इंटर किया होता है उतनी उम्मीद है सरकार को कि वो 2 महीने में सीख जाएगा। जितना वहाँ पे काम करना है, बहुत कठिन काम नहीं है, केवल सूचनाओं को उसमें एंट्री करना है, तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है फार्म कहाँ जमा करें। देखिए, फार्म जमा करने के 3 स्थान बताए गए हैं। एक तो आप अपने पंचायत में ही जमा करिए, यानी कि प्रधान जी को दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप वहाँ नहीं देना चाहते तो आप अपने ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। आप ब्लॉक में भी नहीं जमा करना चाहते तो आप ज़िले में जमा कर सकते हैं। ज़िले में कहाँ पे? जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। देखिए, फार्म यहीं आएगा, आपके गांव में ही आएगा फार्म, प्रधान जी के ही पास आएगा। जो ग्राम पंचायत में प्रशासनिक समिति बनाई गई है उसी के पास आएगा। अगर आप ब्लॉक में भी जमा करेंगे तो जमा करने के 7 दिन के भीतर फार्म यहीं पहुंचाया जाएगा। ज़िले में जमा करेंगे तब भी वहां से 7 दिन के भीतर यहीं पहुंचाया जाएगा। और आप पहले से ही यहीं जमा किए हैं तो यहाँ है ही। तो फार्म आप तीनों जगह कहीं जमा करिए, प्रशासनिक समिति को ही अधिकार है नियुक्ति देने का। अगला प्रश्न है कि क्या दूसरे राज्य की भी डिग्री यहाँ पे मान्य है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्ति इंटर पास किया हो और वो इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से किया हो। यानी उत्तर प्रदेश की जो परिषद है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो संस्था का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरमीडिएट का। अगर मान लीजिए नहीं है तो राज्य स्तर की कोई संस्था का डिग्री होना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश के बाहर की कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। जो इंटरमीडिएट की डिग्री हो वो राज्य सरकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरे राज्य की डिग्री नहीं चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाएं फार्म कब भर सकती हैं, इसको डिटेल में बताइए। तो देखिए, महिलाओं के लिए क्या है, सीटें आरक्षित हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में सामान्य सीट है, यानी कि जो प्रधान हैं वो सामान्य है। सामान्य का आशय ये होता है कि वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। अगर कोई आरक्षण नहीं है तो चाहे प्रधान SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर सीट सामान्य है तो यहाँ पर सभी फार्म भर सकते हैं। सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हैं, यानी कि लड़की भी भर सकती है, लड़का भी भर सकते हैं, जब सामान्य सीट हो तब। अगर मान लीजिए सामान्य में ही महिला सीट आरक्षित है, तो जब सामान्य में महिला सीट आरक्षित है तो यहाँ पर केवल महिला ही फार्म भरेगी, पुरुष नहीं भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जब सामान्य सीट है, महिला पुरुष का कोई नाम ही नहीं है, तो वहाँ चाहे महिला भरे चाहे पुरुष भरें, दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर महिला सीट आरक्षित हो गई तो केवल महिलाएं भरेंगी, पुरुष नहीं भरेंगे फार्म, पुरुषों की नियुक्ति नहीं होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि OBC की सीट है और यहाँ पर महिला का नाम नहीं है, केवल OBC की सीट है, तो यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर चाहे पुरुष फार्म भरे या चाहे पे महिला फार्म भरे, लेकिन कैटेगरी ओबीसी की ही होनी चाहिए। ओबीसी की सीट है तो ओबीसी पुरुष हो, ओबीसी महिला हो। अगर ओबीसी महिला सीट आरक्षित हो गई है तो केवल और केवल ओबीसी की महिलाएं ही भरेंगी, फिर पुरुष नहीं भर पाएंगे। इसी तरह से अगर एससी या एसटी की सीट आरक्षित है, महिला पुरुष का नाम नहीं है, तो वहाँ पे पुरुष भी भर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती हैं, लेकिन इसी कैटेगरी की। अगर महिला स्पेशल आरक्षित हो गई एससी एसटी महिला सीट, तो फिर केवल महिलाएं ही फार्म भरेंगी, वो भी इसी वर्ग की। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि महिला कब फार्म भर सकती हैं। जब सामान्य हो महिला भर सकती हैं, जब ओबीसी हो ओबीसी की महिला भर सकती हैं, जब एससी एसटी हो महिला भर सकती है एससी एसटी की, और अगर महिला सीट है तब पुरुष नहीं भर पाएंगे, केवल महिलाएं ही भरेंगी। यानी महिलाओं को यहाँ पे डबल फायदा है। अगला प्रश्न है, कोविड का लाभ किसे मिलेगा? तो देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में किसी के कोई व्यक्ति कोविड-19 के कारण मरा है, तो कोविड-19 का परीक्षण कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने जांच करवाया था और कोविड-19 हो गया, और उसके 30 दिन के भीतर अगर मृत्यु हो गई है, कोविड-19 के परीक्षण के 30 दिन के बाद, यानी कि 30 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार को वरीयता दी जाएगी। अब उसके परिवार में किसको वरीयता दी जाएगी? मान लीजिए अगर पुरुष मरा है तो उसकी पत्नी को वरीयता दी जाएगी, या उसके बेटे को वरीयता दी जाएगी, या अविवाहित बेटी को वरीयता दी जाएगी। तो पत्नी, बेटे, बेटी, और अगर पत्नी मरी है तो उसके मतलब पति को। इसी तरह से इस जो पति मरा है, मतलब जो व्यक्ति मरा है, इसका बेटा बेटी हो गए, पोता पोती भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इनको वरीयता दी जाएगी। वरीयता कैसी दी जाएगी समझिए। जैसे मान लीजिए कि सीट है सामान्य की, जनरल की सीट है अगर, तो इसमें कोई भी व्यक्ति फार्म भर सकता है। अब मान लीजिए 10 लोगों का फार्म आया, अब इसी में एक फार्म आ गया कोविड-19 वाले के घर से, तो अब इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तत्काल। चाहे ये लोग 99% ही बनाए हों इंटर हाई स्कूल में, उससे मतलब नहीं है। इस व्यक्ति को ले लिया जाएगा और इसके लिए केवल इंटर देखा जाएगा कि ये इंटर किया है कि नहीं। इसका प्रतिशत देखा ही नहीं जाएगा कि ये 34% पाया है कि 50% कि 98%। मतलब अगर ये व्यक्ति कोविड-19 वाले घर से इंटर किया है तो इसी का होगा, इन लोगों का नहीं होगा। अगर सीट आरक्षित है, कोई भी सीट, मान लीजिए कि जैसे ओबीसी की ही सीट आरक्षित है, या एससी की सीट आरक्षित है, या एसटी की सीट आरक्षित है, तो आरक्षित है तो आरक्षित वाले ही फार्म भरेंगे। तो मान लीजिए आरक्षित वाले 10 लोग फार्म भरे। इसी वर्ग से कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 के कारण मरा है तो उसके परिवार के व्यक्ति में कोई भी फार्म भर सकता है। मतलब इसी वर्ग का कोविड-19 के कारण कोई अगर मरा है तो वो फार्म भरेगा, फिर उसको चुन लिया जाएगा, इन लोगों को नहीं चुना जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोविड-19 के कारण अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके परिवार से अगर फार्म आ गया तो उसको चुन लिया जाएगा। जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है उनको नहीं चुना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि कोविड-19 से 2 फार्म आ जाए, यानी कि 2 परिवार के लोग मरे हैं तो 2 फार्म आ गया। तो जब 2 फार्म या 3 फार्म या 4 फार्म आ जाएगा, यानी 1 से अधिक आ जाएगा, तब फिर इनका परसेंटेज देखा जाएगा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको रखा जाएगा, लेकिन एक ही फार्म रहेगा तो परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कोविड-19 से लाभ किसको मिलेगा और कब मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर प्रधान एंटी हो तब क्या होगा। मतलब हम फार्म भरना चाहते हैं, लेकिन जो प्रधान है वो हमारा विरोधी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए,
जाहिर सी बात है कि प्रधान विरोधी है तो आप प्रधान को फार्म मत दीजिए, आप ब्लॉक में जमा कर दीजिए या जिले में जमा कर दीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिले से भी यही आएगा और ब्लॉक से भी यही आएगा, तो अंतिम निर्णय तो प्रधान की प्रशासनिक समिति को ही है, तो वो हमको रिजेक्ट कर देगा। तो देखिए, बेशक वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया है कि प्रशासनिक समिति जो भी निर्णय लेगी, प्रशासनिक समिति जो भी निर्णय लेगी, निर्णय का मतलब जिसकी वो नियुक्ति करेगी, वो डॉक्यूमेंट्स या उसकी नियुक्ति का पूरा प्रमाण डीएम के पास भेजा जाएगा, जहाँ पर डीएम एक पहले से ही एक समिति बनाया है। उस समिति में मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल होते हैं। तो उनके पास जो इन्होंने जिनको सेलेक्ट किया है उनका नाम जब पहुंचेगा तो पूरा डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचेगा, सब कुछ इनके पास पहुंचेगा। तो ये लोग परीक्षण करेंगे। अगर इनको लगता है कि गलत नियुक्ति इन्होंने किया है तो ये उस पर रोक लगा सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, जिस व्यक्ति को लगता है, मान लीजिए ए व्यक्ति को लगता है कि प्रधान जो है प्रशासनिक समिति ने गलत किया है, हमारा परसेंटेज ज़्यादा था, हमको नहीं चुन करके किसी दूसरे को कम वाले को चुन लिया गया, तो ये सीधा जा कर के यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट उसमें लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसा ही होगा। ये सीधा जा कर के यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और कहेंगे देखिए मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मेरा परसेंटेज ज़्यादा है, इनको चुना गया है। तो फिर ये जांच करेंगे, फिर से इनको कहेंगे कि आप फिर से दूसरे का सिलेक्शन करके दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट तो यहाँ कर नहीं सकते, करेंगे यही, लेकिन ये रोक लगा सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के होगा उसी का जिसका परसेंटेज अच्छा होगा। प्रशासनिक समिति चाहकर भी कम परसेंटेज वाले का नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए इनको एक्टिव होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। एक प्रश्न और है कि जिस व्यक्ति की डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति होगी, क्या उसको कोई हटा भी सकता है, और हटा सकता है तो कौन हटा सकता है? तो देखिए, उसको हटाने का पूरा अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपा गया है, तो ग्राम पंचायत उसको हटा सकती है। इसके लिए करना क्या होगा कि ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्यों को हटाने की स्वीकृति देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में कुल 15 लोग हैं, तो 15 का 2/3 कितना हुआ? 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। तो 15 लोगों में अगर 10 लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, इसको इस पद से हट जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति हट जाएगा, क्योंकि 10 लोग चाह रहे हैं। तो हटाने का अधिकार प्रशासनिक समिति को नहीं है, प्रशासनिक समिति को नियुक्त करने का अधिकार है, हटाने का अधिकार पूरे ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। और अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जो सिलेक्ट हुआ है, वो पद से नहीं हटता है, बल्कि ग्राम पंचायत उसको बहुत पसंद करती है, तो इस व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा बढ़ा करके अगले 2 साल के लिए और रखा जा सकता है। यानी कि 1 साल यहाँ पे, अगला 2 साल यहाँ, कुल 3 साल के लिए रखा जा सकता है। लेकिन ये 3 साल यानी कि ये 2 साल बढ़ाने का अधिकार फिर ग्राम पंचायत को भी नहीं है। इनको 2 साल और बढ़ाने का अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा का मतलब कि उस गांव के मतदाता, जितने भी वोटर हैं, उनको ग्राम सभा कहा जाता है। तो वो लोग अगर चाहेंगे तो इस व्यक्ति के कार्य को 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 बातें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। नियुक्ति कौन करेगा? प्रशासनिक समिति, जिसमें 6 लोग होंगे, प्रधान उसका अध्यक्ष होगा। नियुक्ति करेगी प्रशासनिक समिति। हटाएगा कौन? ग्राम पंचायत। बढ़ाएगा कौन? ग्राम सभा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एक आध प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कौन व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता? इस पद के लिए कौन फॉर्म नहीं भर सकता? तो देखिए, एक तो स्वयं प्रधान ही फॉर्म नहीं भर सकता, कि प्रधान अगर ये चाह ले कि हमको कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, ऐसा करते हैं हम ही इस पोस्ट पे हम भी हो जाते हैं, 6000 रुपये महीने मिलेगा, तो प्रधान नहीं भर सकता। वहाँ जो सचिव है वो नहीं भर सकता। वहाँ जो उप प्रधान है वो भी नहीं भर सकता, उसको भी अनुमति नहीं है। और जो वार्ड मेंबर हैं, जिन्हें सदस्य कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो प्रधान, सचिव, उप प्रधान और सदस्य फॉर्म नहीं भर सकते। यही नहीं,
इनके रिलेटिव भी फॉर्म नहीं भर सकते, यानी इनके परिवार के लोग भी फॉर्म नहीं भर सकते, सदस्यों के, उप प्रधान के, सचिव के और प्रधान के। अब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें कि जो प्रधान, जो इनका परिवार है यानी रिलेटिव है, जो संबंधी है, उन संबंधियों में कौन कौन आता है। पिता आता है, माँ आती हैं, बहन, दादा, ससुर, पुत्र। दादा यानी पिता के पुत्र, ससुर जैसे कोई महिला है तो उसके ससुर का मतलब कि उसके पति के पिताजी। ससुर में मतलब सास भी शामिल हैं, तो ससुर और सास नहीं भर सकते। अब यहाँ पे एक व्यवहारिक रूप में ये भी समझिए कि वो वैसे भी नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र जाहिर सी बात है 40 से ज़्यादा होगी या 45 से ज़्यादा होगी, लेकिन स्पष्ट रूप में लिखा भी गया है यहाँ पे। इनके अलावा पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू। पौत्र नहीं भर सकता, दामाद नहीं भर सकता, पुत्र वधू यानी कि पतोहू फॉर्म नहीं भर सकती। इसके अलावा पति, पत्नी और पुत्री। तो पति तो हो ही गया है, पत्नी, पुत्री। इतना नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रधान है या इन पदों पर है उनके रिलेटिव में इनमें से कोई फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो छूट गई है, अब पता नहीं जानबूझ के छोड़ी गई है कि गलती से छोड़ी गई है, उसमें भाई को शामिल नहीं किया गया है। तो मैं एकदम आधिकारिक रूप से आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे भाई को छोड़ा ही गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो हमने नोट किया है, देखा है ध्यान से, उसमें भाई नहीं है। तो इसका मतलब भाई फार्म भर सकता है। अब भर सकता है कि नहीं, ये जब फार्म वहाँ पहुँचेगा तो जो अधिकारी या निर्णय लेंगे या इस पर कोई विवाद होगा तो खुद क्लियर हो जाएगा बात कि भाई फार्म भर सकता है कि नहीं। और अगर भाई फार्म नहीं भर सकता तो फिर वो इसमें आ जाएगा, और अगर भाई फार्म भर सकता है तो फिर किस तर्क पे भाई को छोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसी तर्क पे छोड़ा गया होगा कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है, इनकी उम्र 35 वर्ष है, और दोनों का परिवार अपना अलग अलग है, दोनों अलग रहते हैं। ये व्यक्ति हो गए प्रधान जी, लेकिन इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये जब प्रधान हो गए और मान लीजिए ये बहुत गरीब हैं, इनको ये नौकरी चाहिए, लेकिन इनका इनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये इनके आधार पे फार्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि इनका भाई प्रधान है। तो इनका कोई इनसे संबंध भी नहीं है, बल्कि इनके कारण इनका नुकसान भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इस आधार पे इनको अनुमति दी गई हो कि भाई तो अलग होता है, 35 साल या 40 साल का हो सकता है, वो हो उसका परिवार हो, तो उसको वो फार्म भर सकता है। तो इस आधार पे हो सकता है छोड़ दिया गया हो। फिलहाल ये बात ओपन होगी जब कार्यक्रम चालू होगा तब। तो इतने ही प्रश्न अभी तक हमारे पास आए थे। जितने प्रश्न आए थे सबका हमने जवाब दिया। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न आपके पास रह गया है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब कमेंट में ही दे देंगे, नहीं तो अगला वीडियो बना देंगे।